लिस्ट में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 को डिस्कस करने वाले हैं। तो 9.6 में हमें क्या जानना होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अवकल समीकरण का रैखिक समीकरण, अवकल समीकरण का रैखिक का क्या मतलब है। ठीक है, तो लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर का मतलब आप जानते हैं, लीनियर का देखिए आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, याद करिए, पढ़ा था कि नहीं बताइए। आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल पता होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब जो है वेरिएबल की पावर 1। ठीक है, तो लीनियर का मतलब हमेशा आप क्या समझते हैं भाई, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने, लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ रखा है कि नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हुआ करती है, 1। ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोला करते हैं। ठीक है, और आपने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा था, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है और ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। याद करिए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल, ये ना लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो देखो ax + b के फॉर्म का होता है कि नहीं ना। उसके बाद आप लोग ने 10th में, ये तो 9th की चीज़ें थी, 9th में आपने लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन पढ़ा। फिर 10th में आके आपने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा। ये वाला आपने पढ़ा कि नहीं बताइए। तो ये देखिए क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं बताइए। तो लीनियर का क्या मतलब है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 1। तो जहाँ पे भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, 1, वहाँ पर हम क्या बोला करते हैं, लीनियर बोला करते हैं, रैखिक समझा करते हैं। रैखिक का मतलब हो गया चर की अधिकतम घात 1 से, कहीं भी रैखिक है दैट मीन्स चर की अधिकतम घात 1 होगी। ठीक है, तो ये बेसिक बात हमारे दिमाग में है कि भूल गए हैं। चलिए, तो अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण हम जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं, रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण क्या होगा देखिएगा, फर्स्ट आर्डर, ठीक है, फर्स्ट आर्डर और ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला, बेटा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो अवकल समीकरण ना लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया। फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, किसकी, लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है कि dy/dx + py = q, py = q, जहाँ पर ध्यान समझिएगा, जहाँ पर p और q, ठीक है, x के जहाँ p और q या तो क्या हूँ, या तो अचर हूँ या केवल x में फलन हूँ। ठीक है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बताइए, तो लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ में आया। लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ
डिग्री क्या होती है 1। इसका मतलब आप पहले से ही जानते थे, पूर्व ज्ञान से ही आप जानते हैं लीनियर जहाँ पे भी हो डिग्री 1 से होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लीनियर जानना चाह रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर क्या होगा ना। अब आप यहाँ पे क्या जानना चाह रहे हैं कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगा, यही तो जानना चाह रहे हैं। बताइए, आप यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा अवकल समीकरण रैखिक होगा। तो ये डिफिनेशन क्या कह रही है, वो अवकल समीकरण जिसकी कोटि क्या होगी 1 होगी और घात क्या होगी 1 होगी। वो अवकल समीकरण जिसकी कोटि 1 हो और घात 1 हो ना, उस अवकल समीकरण को हम क्या बोला करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण बोला करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन चिपका दी। फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो dy/dx प्लस py = q के रूप में होना चाहिए ना। मतलब क्या है, कैसे, मतलब कौन सा मॉडल प्रस्तुत हो जाए तो हम जान जाएं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई गई है कि अगर हम dy/dx प्लस py = q के फॉर्म में क्वेश्चन को बना लिए और हमारा p और q क्या होना चाहिए बच्चों, p और q या तो अचर हो, अचर बोले तो कांस्टेंट हो, या x में केवल फलन हो। ठीक है, p और q की वैल्यू हमेशा क्या होगी बताइए, जब भी हम यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे तो p और q का मान हमेशा क्या आना चाहिए, p और q या तो अचर हो, या तो कांस्टेंट हो, या केवल x में फलन हो। समझ गए बात। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, आइए उस फार्मूले को जान लें। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ये फार्मूला यूज करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पर dx प्लस c। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये फार्मूला आप जहाँ 2 क्वेश्चन आप लगाए ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड कम से कम आप जो है 30 या 40 क्वेश्चन करोगे तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको डायरेक्ट इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन को सिखाऊंगा ना। क्वेश्चन के टाइम में जो भी चीज़ें हमारी मिसिंग रहेंगी वो सब चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 का हम लोग 9.6 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा dy/dx प्लस 2y इक्वल टू क्या है बेटा, sin x है, ये है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपका क्या है, कोई अवकल समीकरण है, और अगर आप इसकी देखिए आर्डर भी एक है, डिग्री भी एक है, आर्डर भी एक है, डिग्री भी एक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, देखिए अगर dy/dx, तो यहाँ dy है ना, तो हमेशा यहाँ पे py लिया जाएगा। अगर यहाँ dx रहेगा तो यहाँ पे px हो जाएगा, है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। dy/dx प्लस py इक्वल टू किससे कंपेयर करना है, क्यों से। तो यहाँ पे p का मान क्या हो गया बताओ, y से y तो कट ही गया कंपेयर होने पे, p का मान 2 आया कि नहीं बताओ, और q का मान क्या आया, sin x। आपको क्या बोले, p और q हमेशा क्या आएगा, या तो कांस्टेंट आएगा या केवल x में फंक्शन आएगा। देखिए आया है कि नहीं, p और q देखो, या कांस्टेंट आएगा या x में फंक्शन आएगा। देखिए आया है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद आपको फार्मूला कौन सा लगाना है मैंने बताया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ना
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पे याद रखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है समझिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये किसका फार्मूला है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक का फार्मूला है ना। समाकल गुणांक को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम इफ से राइट करते हैं। इफ वर्ड आप जानते ही हैं, इफ से राइट किया जाएगा। और इफ का फार्मूला हमेशा क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन p dx होगा, हमेशा यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो e की पावर, अब देखो p का मान क्या है, देखो p का मान 2 है कि नहीं, dx है कि नहीं। अब कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2 तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 dx हुआ कि नहीं। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो यहाँ पे देखो e की पावर क्या आ गया? 2x आ गया कि नहीं। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? इफ़ की वैल्यू आ गई कि नहीं? बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाए, देन से क्या करना है? फार्मूला लिखना होता है। तो y इंटू इफ इक्वल टू q इंटू इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे dx प्लस c। बोलो यहाँ तक आया। अब यहाँ पे देखो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू धन्य से रख दो आप, e की पावर क्या? 2x। ऐसे यहाँ पे q की वैल्यू क्या है देख लो, sin x है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आई है? तो ये देखो sin x, आप ऐसे सोचो sin x इंटू e की पावर 2x dx प्लस क्या? c। समझ में आया? हो गया, दैट्स इट, आंसर आ गया। लेकिन अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बोले तो बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन जो रैखिक अवकल समीकरण का कॉन्सेप्ट था बस यहीं तक था। अब ये तो पुराना हो गया ना, ओल्ड इज गोल्ड वाला हो गया। अब आपको आता रहेगा तो ही आगे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो रैखिक अवकल समीकरण का जो कॉन्सेप्ट था बस केवल यहीं तक था। समझ में आ गई ये बात? तो अब आगे आप लोग इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपको 2 स्टेप आगे हमारे रहना है। चलिए अब इसको आगे जो है यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, y की पावर 2x। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे तो क्या होता है? फर्स्ट ये रिपीट करेगा बेटा ना। अब इस क्वेश्चन को क्या करो, यहाँ पे इसको अलग से लिख लो। ठीक है, I1 या I मानकर इसको राइट कर लो, I मान के इसको राइट कर लो। ये देखो sin x e की पावर 2x ना, हमेशा जानते ही हो ये आईलेट सुनो, आईलेट मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो ये कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल साथ में हो तो क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। ये बात मैंने बताया था, याद करो, रिपीट करेगा। इसलिए जब आई मान के मतलब चले रहोगे तो जहाँ रिपीट करेगा वहाँ आई लिख दोगे। ये हमेशा ये अंतिम 2 वाले अगर कभी भी साथ में मिलेंगे तो क्वेश्चन जान लो 100% रिपीट करेगा। और जब रिपीट करेगा तो आप क्या करिएगा, आई मान के चले रहा करिएगा, जहाँ रिपीट करेगा वहाँ आई लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका इंटीग्रेशन करिए ना बाई पार्ट्स रूल से। अब तो फार्मूला भी जानते हैं, लगाइए और रिपीट जहाँ करें आई लिखिए। अब ये देखो आईलेट में जो पहले आता है वो फर्स्ट है, जो बाद में आता है सेकंड है। वैसे एक्सपोनेंशियल वाला हमेशा लास्ट में होता है, इसलिए सेकंडे माना जाता है उसको। तो इसके बगल वाला फर्स्ट हो ही जाएगा। ये याद रखिएगा कि गुरुजी लेट करते नहीं है, लेट हो जाती है। तो बस इसी को बात याद रखिएगा, बाई पार्ट्स रूल से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको फार्मूला पता ही होगा बाई पार्ट्स रूल का। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन ना। यही फार्मूला आपको लगाना है ना। ये देखो कैमरे में देखो, ये पूरा आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? ये सी आ रहा है ना पूरा? चलो ठीक है।
इधर ही राइट करें ना। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्या है देखो, e की पावर 2x dx माइनस देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है साइन x। अब बेटा 8 और या 5 नंबर का ही इसका क्वेश्चन आने वाला है, तो इतना छोटा नहीं रहेगा कि धन्य से आ जाएगा। आपको ये बाई पार्ट्स रूल और ये जो आंशिक भिन्न पढ़े हो सब का यहाँ पे इस्तेमाल आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x होगा धन्य से, लेकिन x के कॉफिशिएंट का डिवाइड करना पड़ेगा। x का कॉफिशिएंट देखो 2 है ना, तो 2 का आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 1/2। ऐसे यहाँ पे भी देखो भाई, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वही यहाँ होने वाला है 1/2, तो धन्य से बाहर कर लो साइन x का क्या होता है बताओ, cos x फिर e की पावर 2x dx, समझे। अब यहाँ देखो पुनः बाई पार्ट्स रूल बन गया कि नहीं। अब पुनः लगाओगे, जब दोबारा लगाते हो तभी रिपीट होता है। अब यही फार्मूला फिर यहाँ लगाओगे, अब की बार रिपीट हो जाएगा, देख लेना। तो हमेशा याद रखिएगा, जब ये साथ में रहेगा ना तो पहली बार लगाओगे तो ठीक है, दूसरी बार जब लगाओगे तो रिपीट हो जाएगा, और जब रिपीट हो जाएगा तो वहाँ आई लिख देना है ना। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे रिपीट होगा, रिपीट का नंबर आ चुका है। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कैलकुलेशन में। 1/2 साइन x e की पावर 2x माइनस 1/2, यहाँ पे देखिएगा ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाइए। अब लगाइए फार्मूला, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, बताइए माइनस फर्स्ट का माइनस फर्स्ट का, ये फर्स्ट है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हो गया ना। उसके बाद का होल इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट लगाया, ये रहा होल और ये रहा dx। अब यहाँ पे देखो, अभी आपने इसका किया ही था, इसका तो आपने किया ही था। इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको 5 या 8 नंबर दिलाएंगे। आपका ये जो बाई पार्ट्स रूल है, आंशिक भिन्न, सब यहाँ पे रिवाइज करेगा ये। तो यहाँ देखो 1/2, यहाँ पे देखो 1/2 एक और मिलेगा, ये 1/2 बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा ना। बाकी ये cos x है, cos x ही रहेगा, और e की पावर क्या बनेगा, ये 2x। अब सुनो यहाँ पर, अब यहीं पे गलती करते हो आप, यहीं के बाद ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं ये माइनस हो जाएगा प्लस। लेकिन देखो cos से भी एक तुमको माइनस मिलेगा, cos से माइनस मिलेगा, तो ये जो प्लस हुआ रहेगा उसको तुरंत क्या कर देगा, माइनस, या ये माइनस रहेगा प्लस, और ये माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। बाकी यहाँ पे ये 1/2 यहाँ भी रहेगा, और ये 1/2 एक यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा कि नहीं, 1/4 हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन बड़ा वाला होल वाला काश क्या बन चुका है, साइन, और ये आपका e की पावर 2x ही रहेगा। अब ये देखो रिपीट हो गया कि नहीं, यहाँ पे अब आई लिख दोगे, क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे ना। तो 3 नंबर 4 नंबर तो यही पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो बाई पार्ट्स रूल है ना, वो आपका ना सेपरेटली नहीं देता है, ऐसे आपका इसके साथ होमोजेनियस के साथ दे देगा, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दे देगा। वो अलग से क्यों देगा, यही में पूछ ले रहा है तो वो भी पूछ ले रहा है, बाकी इनका भी नियम कानून पूछ ले रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन इसीलिए 5 पॉइंट NCERT से सही 9.5 और 9.6 से एक क्वेश्चन तो 8 नंबर एकदम मतलब लिखित है, 101% आएगा ये ना। तो इसलिए इसके एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन आप बढ़िया से प्रैक्टिस करे रहिए। 1/4 और ये क्या हो गया, आई, और इक्वल टू हो रहा था किसके, आई के। अब आई वाला आई के साइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब आगे देखो बेटा, फिर आपको वहाँ रखना पड़ेगा ना। अभी देखें आगे, अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला इधर आएगा, इधर किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो आई ये माइनस इधर ला लो, 1/4 आई प्लस में हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा देखो, 1/2 साइन
साइन एक्स ई की पावर 2x -1/4 क्या कास एक्स ई की पावर 2x। बताओ इसको सॉल्व कर लो, ये 4 आई और ये आई, क्या हो जाएगा 5i/4, ये पूरा आपका ना। अब i की वैल्यू क्या आएगी 4/5 और ये पूरा 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x -1/4 कास एक्स ई की पावर 2x। अब ये वैल्यू कहाँ रखोगे, जो आपने y इंटू ई की पावर 2x यहाँ पे रखा था ना, अब ये वैल्यू हो गई नहीं 4/5 पूरा ये प्लस c, ये क्या रहा आपका आंसर, समझ में। तो ऐसे करेंगे तब जाके आपको 8 नंबर की प्राप्ति होगी। तो आप लोग एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो NCERT एक्सरसाइज 9.5 है और NCERT एक्सरसाइज 9.6 है, उसके एक एक एक्सरसाइज के और एक एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि 101% 8 मार्क्स की आपको प्राप्ति यहाँ से होनी तय है ना। तो बाकी 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोटि और घात हर उसमें बताने, चाहे जो अंसाल पेपर देख लो, 1-2 को छोड़ दो, नहीं तो बाकी सब में आपको पूछता ही है कोटि और घात बताना, 1 नंबर का वहाँ से हो जाता है। तो लगभग ये चैप्टर आपको 13 नंबर, कभी कभार एक क्वेश्चन 8 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 13 नंबर ये दिला देगा ना। तो इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करिए, समझ में आया। तो अब हमारे साथ एक क्वेश्चन लगाइए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप हमारे साथ लगाइए। 2 स्टेप हमसे आगे रहिए, 2 स्टेप हम लोग हमसे आगे रहिए। चलिए और इसको लगा के दिखाइए, सही बच्चे लगाएं। 2 स्टेप कंपेयर कर लीजिए। देखिए Py = Q से कंपेयर हुआ ना। देखो P का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, Q का वैल्यू e की पावर -2x। ये 2 स्टेप आगे हो जाइए तो बताएं फिर हम है आगे। चलिए पूछते चलेंगे, बताते चलिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होगा जान ही गए हो, e की पावर इंटीग्रेशन p dx है ना। देखो p का वैल्यू क्या है देख के बताओ 3dx, तो 3 का क्या आएगा भाई, देखो 3x हो जाएगा कि नहीं, नंबर का इंटीग्रेशन नंबर x होता है, तो 3x हो जाएगा। बताइए सभी बच्चों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, सभी का e की पावर क्या आ गया 3x। अब इसके बाद फार्मूला राइट करो। फार्मूला क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, बताओ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बताइए सबको आया। इंटीग्रेटिंग की वैल्यू रखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है e की पावर 3x। यहाँ पे q का वैल्यू क्या है देखो ना e की पावर -2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है e की पावर 3x dx प्लस c। बताओ यहाँ तक आ गया। अब बताओ ये देखो इनटू है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी बताइए। इनटू का साइन हो और बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाया करती हैं ना। तो e की पावर -2x प्लस 3x होगा dx प्लस c की नहीं बताओ, तो ये ऐड होकर क्या आएगा e की पावर x आएगा कि नहीं, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो सभी लोगों को आ गया कि नहीं बताइए, ये हो गया समझ में। सभी क्वेश्चन बड़े नहीं रहते हैं, ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर हमें बताइए
एक बार नहीं पढ़े रहे तो ये छोटा सा क्वेश्चन हम नहीं लगा पाते, क्योंकि हम पढ़े नहीं थे। इस वजह से हर टॉपिक को पढ़ के जाना होता है ना, और हर टॉपिक तो थोड़ी आता है, लेकिन कुछ ही आता है। अभी इसमें बहुत सारे चैप्टर होंगे जो आप पढ़े हो आएगा ही नहीं ना, लेकिन पढ़े रहोगे तो आगे ना कहीं आवश्यकता पड़ती रहती है। अब आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया, कल लिए थे आप लोग, बहुत अच्छा लगा। चलिए तीसरा वाला करिए। अब तीसरा वाला भी बहुत आसान है, देखते हैं कौन सबसे पहले, जिसका आ जाएगा आंसर हमें पहले बताएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले इसको लगा पाता है। y अपान एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। चलिए इसको लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए 2 स्टेप हमसे आगे होइए आप लोग। चलिए हम भी कंपेयर कर रहे हैं। तो p का मान क्या आया बताइए, क्यों का, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ चुकी है। हाँ तो सॉल्व करिए जल्दी से, हमसे आगे रहिए, 2 स्टेप यही आगे हैं। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारी नहीं चलेगी, डायरेक्ट एग्जाम में चलेगी। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, हमेशा याद रखिएगा। p का वैल्यू देखो 1/x है dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आई है, हाँ बस यहीं तो आप गलती कर गए। हाँ बराबर x, यहाँ पे वैल्यू इसकी x होगी, फार्मूला आपने पढ़ा था। देखो यहाँ पे e की पावर और यहाँ पे भी बेस देखो, तो फार्मूला आपको बताया गया था। नहीं जानते हैं, एक जानते होंगे ही, अब याद नहीं होगा और बात है। इसका फार्मूला क्या था बताइए, x की पावर, यानी यहाँ पे ये फार्मूला रेल यूज होने वाला है, याद रखिएगा ना। देखो e की पावर log x टू दी पावर n टू द बेस c का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n। इस फार्मूले को राइट कर लीजिए, इसका यूज रेल होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसी फार्मूले का यूज करके तुरंत हमने क्या राइट कर दिया, x। यही नहीं लिख पाओगे, log में रहेगा तो फिर कर लोगे, तब तो कर ही लोगे फिर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब आप फार्मूला राइट करिए, वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ब्रैकेट में, फिर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, वैल्यू रखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो देखिए y और इंटू x, क्योंकि वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx प्लस c ना। बस केवल जो बोहनी हुई है पहले वाले क्वेश्चन से वही खतरनाक है बस ना। बाकी देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब। तो एक्स वाई देखिए क्या हो जाएगा इसका, x की पावर 4/4 प्लस c हो गया, देखिए ना। इससे आपका जो पुराना ओल्ड वाला समाकलन है पूरा रिवाइज होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसमें 9.5 और 9.6 पे जितनी प्रैक्टिस करिए कम है ना, लेकिन आप ये इतना तो कर ही लीजिए कि उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक भी ना छोड़िए ना। इसी में से आ जाएगा यार, इसी में से आ जाएगा। बाकी तो अगर आप साइड बुक में जाओगे तो नंबर आप क्वेश्चन की, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको लगाते लगाते तो फिर हाँ। लेकिन आप देखोगे अनसाइड पेपर आप 2020 देखो, 2019 देखो, जो भी क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी में हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल में से, तो यहाँ पे आप लेकिन करे रहेंगे अच्छे से तो अच्छा रहेगा, 8 नंबर आपका कहीं जाएगा नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। चलिए अब 4th वाला लगाइए, आप लोग 4th वाला लगाइए, ख़त्म करना है इसको। रूल के नाम में जान लीजिए कुछ नहीं था इसमें, बस एक बार नहीं पढ़े रहिए तो बड़ा भपका बना रहता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस ना। अब चलिए ये वाला करिए, 4th वाला है dy/dx।
यहाँ पे क्या है, सेक एक्स इंटू वाई, ये tan एक्स। यहाँ पे सलाद की व्यवस्था है पूरा, आपको पूरा कोशिश किया है डराने का, जो डर जाएगा समझो मर जाएगा। बस अब ये देखो, इसको ऐसे, अब आपकी इच्छा, सलाद लो या ना लो। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, करो सॉल्व। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, q, है ना। p का मान क्या देखो, और q का मान tan x। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ देखो क्या आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, जो कि e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा। p का वैल्यू क्या है देख लीजिए, सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का बताइए, हाँ क्या होता है, log सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये इंटीग्रेशन है जी, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, log सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब यहाँ पे देखो कौन वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला, अभी जो बताया था मैंने, ये वाला लगा कि नहीं बताओ। देखो e की पावर, अगर ये इतना है तो केवल यही ऊपर जो एक्सप्रेशन है वही बचता है बस, बताओ। तो यहाँ पे बेस नहीं राइट है, बेस नहीं राइट होने पर क्या अंडरस्टैंड किया जाएगा, ई, तो यहाँ पे ई, तो ये पूरा बन के ये, अब ये केवल किसका इक्वल होगा ना। हम बच्चों यही नहीं राइट करने में मिस्टेक करते हैं, ये चीज़। अब ये अगर नहीं आप हटा पाए ना, तो फिर आप इस क्वेश्चन को लगा भी नहीं पाओगे। ये फार्मूला यूज हो गया है, ये फार्मूला x की पावर n के इक्वल होता है। बताइए, बहुत आसान प्रश्न था। अब फार्मूला लगा के वैल्यू रख दीजिए, धन्य से आ जाएगा। हो गया कि नहीं बताइए, आ जाना चाहिए। तेज़ी में आप सॉल्व करिए। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, है ना। रूल यही था। अब बच्चे कहते हैं गुरुजी अब प्रैक्टिस आप करिए ना, लेकिन बच्चे कहते हैं आप आगे आप लगाते रहिए, हम भी साथ में करते रहें, हम खुद नहीं करेंगे ना। अब ये चैप्टर जान लीजिए ख़त्म हो गया, अब कुछ कोई नियम कानून बचा नहीं है जो आपको नहीं बताया हूँ। अब इस पर आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आने लगेगा ना। अब यहाँ पे q की वैल्यू क्या है देख लीजिए, q की वैल्यू tan x है ना, और ब्रैकेट में बताइए सेक एक्स प्लस tan x dx प्लस c। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ। अब ऊपर देखो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब बच्चे दहशत में, अब क्या करें, हाँ मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अब ये सिंपल वाला है, जो पहली एक्सरसाइज थी वो वाली एक्सरसाइज चल रही है अब ना, पूरा रिवाइज हो रहा है। इसलिए इसको कह रहे हैं खूब रिवाइज करिए, खूब क्वेश्चन इसके लगाइए, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। समाकलन बच नहीं पाओगे, ये आपको छोड़ेगा नहीं। और ये इसमें सॉलिड नंबर भी मिलता है। ये देखो tan स्क्वायर एक जब भी मिले, अभी चलो अलग कर दे रहे हैं ना। ये देखिए tan स्क्वायर एक्स का, देखो इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। और tan स्क्वायर एक्स जब भी मिले, सेक स्क्वायर एक्स -1 राइट करके समाकलन किया जाता है ना। अब क्यों ना पूछिएगा, हाँ सब क्यों कैसे सब बता चुका हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का
tan x ना 1 का x प्लस c, देखिए आ गया आंसर ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं आप देखिएगा अनसॉल्व पेपर अभी कल से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो हर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आप लगाए रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ना। और इसको आप देखिए खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब इसको यही प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में चले जाएंगे ना। और 1 महीना 2 महीने 1 महीना बचा है, तो 1 महीना पहले जो प्रैक्टिस है तो वो डायरेक्ट एग्ज़ाम ना, बाकी आंसर पेपर के माध्यम से होता ही रहेगा। अभी हम टेस्ट भी लेंगे ना, इस संडे को नहीं, अगले संडे को। इस संडे को बहुत सारी दावतें हैं, वहाँ पे जाना है ना, रात में दिन में 2-3 शादियाँ अटेंड करनी है, मतलब आशीर्वाद देने जाना है। तो इस संडे को तो नहीं, अगले संडे को टेस्ट रहेगा, क्योंकि अगले संडे तक 2020 का सेट पूरा कंप्लीट करे रहेंगे। कल से पढ़ाना शुरू करेंगे ना, 1 सेट कल ख़त्म करेंगे, फिर 7 दिन में 7 सेट ख़त्म होगा। 7 सेट होता है तो अगले संडे तक ख़त्म रहेगा। 19 का भी 2-3 सेट ख़त्म रहेगा, तो अगले संडे को लेंगे टेस्ट फिर ना। और सारे चैप्टर A to Z चैप्टर आपके हो गए, सब के कराए जाएंगे। आगे देखो, इधर देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा 5 नंबर। चलिए, ये 5 वाले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लगते हैं ना। cos स्क्वायर x dy/dx अब y tan x, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सलाद की व्यवस्था दिया है, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये होमोजीनियस का तो नहीं ये हो सकता है, कैसे बताओ? क्योंकि अगर होमोजीनियस है और कास है और टैन है तो फिर x/y y/x ऐसा करके देता, समझिए बात को। अगर वो होमोजीनियस का होता ना तो कास के साथ इतना सिंपल एंगल लिखता ही नहीं, मतलब अगर लीनियर का है तो लिख रहा है, लेकिन अगर उसका होता, मैं किसका मैं बता रहा हूँ, होमोजीनियस का होता तो ये कास का और टैन का एंगल इतना सिंपल लिखता ही नहीं। चाहे आप जो भी क्वेश्चन देखो कितना अजीब सा लिखता है, x/y तो y/x, ऐसा टर्मोलॉजी यूज करता। तो ये देखो, अब आपको क्या करना है बेटा, अगर कोई, अब ये देखो इससे मल्टीप्लाई कर दिया है कि नहीं, तो अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे दिमाग में क्या है, dy/dx प्लस py = q ना। तो हम अपने को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में बनाएंगे। तो उस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, cos स्क्वायर x का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डिवाइड कर दीजिए, करिए ना आप। तो cos स्क्वायर x का डिवाइड कर दीजिए, देखिए cos स्क्वायर x का डिवाइड। तो डिवाइड करने का मतलब ईच टर्म में डिवाइड करना। तो ऐसे आप ना ईच टर्म में डिवाइड कर दीजिए, ईच टर्म में प्रत्येक पद में भाग दे दीजिए, ठीक है। ऐसे भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना। जो हम फॉर्म चाहते थे वो फॉर्म हमारे सामने आ चुकी है। ये cos स्क्वायर x को ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बन जाएगा। और ये tan को ऊपर ले जाओ, ये सॉरी cos को ऊपर ले जाओ, sec स्क्वायर x ना, सही है, अच्छा है ये। तो इसको क्या करो भैया आप, ये cos, क्यों यार बार बार, sec स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है ना। अब कर दो कंपेयर, बताओ यहाँ पे dy/dx, शुभम आप कुछ निकाल कर रिवाइज कर दीजिए। 15 तारीख से आपका एग्ज़ाम ऑन हेड है, उसके बाद भी हाँ यहाँ तक आया। अब p का वैल्यू देखिए क्या है, sec स्क्वायर x। जो समय की कदर करता है ना, समय उसकी कदर करता है। ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है, बच्चों पढ़ लो। बताओ जी, हाँ जो देखो ये सब इतनी बड़ी बड़ी चाकें हम जो है इससे बड़ी बड़ी फेंक दिया करते थे, लेकिन आज इन्हीं चाकों का देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम,
तो ये समय ही है ना। यहाँ तक आया। अब यहाँ के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन पी डी एक्स। 60 में मत करना क्योंकि बहुत 60 हो गया है, अब इससे 60 करोगे तो नंबर पे प्रभाव पड़ने लगेगा। पी का वैल्यू यहाँ देखो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये देखो tan एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है ना। अब हमें फार्मूला राइट करके वैल्यू रख देनी है। फार्मूला राइट करिए, वैल्यू रखिए। और आप लोगों को कल क्या करना है, इसके आगे के क्वेश्चन सारे लगा के आने हैं। कल मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं आए रहेंगे ना, और कल लगा ही लीजिएगा। नहीं तो कोई बच्चा का हमें 10वां बता दो, 15वां बता दो और हम 16वां तक पहुंच गए तो फिर हम कोई कहेगा आप 6वां बता दीजिए, तो नहीं बताएंगे, ये जान लो। तो कल आप पूरा इसके क्वेश्चन जो है ट्राई करे रहना। कल आप जो जो नंबर बताओगे हम उन्हीं नंबरों का पढ़ा देंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं लगाए रहोगे तो फिर हम पहले जो भी पूछोगे हम उसका बगल वाला देखेंगे कि कहाँ लगाए हो, तब हम बताएंगे, बता दे रहे हैं। हम पढ़ने वाले को बहुत पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ने वाले को हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, उनसे हम उतरवाते हैं। जो पढ़ाते हैं दूसरों को वो उतारें। हाँ, यहाँ तक आ गया। चलिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, e की पावर tan x। आज रोजी नहीं आई, हमको लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, देखो क्या, यही हमें लगा कि उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, नहीं तो बहुत। चलो वीडियो देख लेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, dx प्लस सी। यहाँ तक आया ना। अब इसमें बताओ किसको क्या करें, मतलब किसको माने। tan, देखो e की पावर क्या अच्छी लगती है भाई, है कि नहीं। अब 7 आप जान ही रहे हो, e की पावर देखो x अच्छी लगती है कि नहीं, क्योंकि e की पावर x का जानते हैं। तो यहाँ पे कौन अटैक किया है, tan ना। तो यहाँ पे tan x को क्या बताओ। आज आप लोग जान, आज हमारे जो मतलब बुआ थी, बुआ के लड़के के जो है शादी थी ना। हमारे घर वाले सब गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लास लेने की वजह से चला आया ना। ये जान लीजिए कुर्बानी, ये कुर्बानी याद रखना कि बुआ बताओ जो दुआ देती हैं, मैं उनके लड़के की शादी में नहीं गया। हाँ, अभी मान के चलिए रात में जाना पड़ेगा मुझे, ठंडी में, इतनी बड़ी ठंडी में मुझे रात में जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, बच्चा कुच्चा जो है। यहाँ तक देखो। अब tan x का क्या हो जाएगा बताओ, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x dt अपान dx। तो यहाँ से क्या निकाल लो, सेक स्क्वायर x dx। तो दन देखो पूरा ये प्रतिस्थापन रिवाइज कर रहा है। अब ये प्रतिस्थापन समाकलन बन गया नहीं, सब रिवाइज हो जाएगा। इसको अगर आप लगा डालोगे तो लगा डालना। कल इसको ख़त्म करना है, बता देना बेटा, टारगेट लेके आज जाओ। कल इसको हर हाल में ख़त्म करना है। जो 2-4 क्वेश्चन रहेंगे मैं बता दूंगा, कल ये ख़त्म होना चाहिए। और परसों को मिसलिनियस एक्सरसाइज ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। नहीं यार देखो, ऐसे जज्बात में देखो, अभी मैंने 2 दिन जो लाइव क्लास पढ़ाया ना, ये फिक्र ही थी ना, मन नहीं था। लेकिन अभी नहीं पढ़ाता तो एक दिन में 2 क्वेश्चन हो पाते, बस यहाँ पे मैं पढ़ाता। क्यों, जान ही रहे तो कितना टाइम टेकन वाला था। लेकिन मैंने पढ़ा दिया। मैंने कहा कि भाई अब बच्चे लगाएंगे, जिनको नहीं आया रहेगा देख लेंगे, उनको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन का बना दिया वीडियो। अब यहाँ पे देखो, सेक स्क्वायर x dx ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बताओ, ये t हो गया, और e की पावर क्या हो गया t।
dt और ये देखो c, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। बाई पार्ट्स रूल नहीं लगाना, खंडसा ये आपका क्या है, ये क्या है सेकंड। 8 नंबर का 5 नंबर का मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के जनरली आते हैं इसके क्वेश्चन 8 नंबर के। तो चलो लगाओ जल्दी से, आगे लगाओ बेटा। लगाओ जल्दी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर 10x लगा दो जी। यहाँ तो रिपीट वाला मामला है नहीं, एक ही बार में ये फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है। अब का रहे तो इसको आप दूसरी पेन से दिखा दो। अच्छा हाँ, यहाँ dt, हाँ यही सब जो है ऐसे देखो, ब्रेकेट दूसरे से लगा दो, लगा दिए। अब का होल इंटीग्रेशन देखो, ये ऐसे एग्जाम में ऐसे चीज़ों को 3-4 कलर की पेन ले जाना, इसे अलग कर देना ना, एग्जाम में कितना प्रभावित हो जाएगा, 105 और नंबर न दे दें। ये इसका क्या होगा बताओ, जो यहाँ वही है वहाँ, बाकी ये साहब 1 हो जाएंगे, बाकी की पावर t, ये बड़ा वाला आया भाई। देखो e की पावर t का क्या, e की पावर t प्लस c, t किसको माना गया था, देखो कर लिए कि नहीं। तो इस तरह करना है। आइए एक क्वेश्चन और आज जो है सॉल्व कर लें ना, जितना किए रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपको सारे घर से बेटा ट्राई करके आना है ना, आप कर लोगे ये सारे, देखो कर ही ले रहे हो ना, तो आप आगे कर लोगे। तो कल देखो, कल इसमें कितने क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है टोटल, तो आज 6 तक हो जा रहा है। आगे के सारे प्रश्न कल आप लगाए रहोगे ना, नहीं आए रहेंगे मैं सारे बता डालूंगा, लेकिन आप आगे लगाए रहोगे ना। चलो आप लगाए रहोगे। आपको कितने क्वेश्चन दे रहे हैं, 13 क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव ही हैं ना, उसको नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, हम बता देंगे आपको, लेकिन ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ। x dy/dx, यही है ना, हाँ। 2i इक्वल टू बताओ x² log x ना। तो इसमें जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में अगर x वाला फंक्शन क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो हम फर्स्ट हाफ वाले उसका क्या करेंगे, डिवाइड ना। चलो करो इसको। वेरिएबल सेपरेबल में तो करी, होमोजीनियस का तो है नहीं, होमोजीनियस का होता तो log के साथ इतना सिंपल x लिखा होता ना, x/y, y/x ऐसा कुछ लिखा होता। आ रहा है समझ में, चलो धन्य से लगाओ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो x का डिवाइड दे दीजिए, x का डिवाइड दे दिए, तो ये 2/x × y ना, x² log x/x dy/dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/x y, तो ये देखो x log x। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर कर दो, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्या कर दो, कंपेयर कर दो ना। और ये 2/x और क्यू की वैल्यू क्या है, x log x। ठीक है, ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा। बताइए p का वैल्यू क्या है, 1 है,
कहाँ से बोल रहे हो यार? हाँ 2, अब तो 2 देखो बाहर, 2 बाहर, 1/x का क्या? अब कुछ लोग की वाट यहीं लग जाएगी, यहीं पे कुछ लोग की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। हुआ कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ तक तो अभी हम पहुँचे ही नहीं ना, हमसे 2 स्टेप आगे रहने को बोले हैं, रहो आगे। हाँ क्या? यस, लाग में अगर कोई मल्टीप्लाई किया रहता है तो कौन होता है जो मल्टीप्लाई करता है? जो पावर रहती है वही मल्टीप्लाई, तो उसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर की नहीं। अब ये इतना स्वाहा ना, ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आ गया कि नहीं बताओ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आ गया, समझ गए? बस अब तो क्या है, फार्मूला लिखो, वैल्यू रख दो ना। चलो देखते हैं, जल्दी से करके दिखाइए आगे क्या होगा। ये क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है देख लो, x स्क्वायर। q की वैल्यू क्या है? हाँ x log x इंटू हाँ x स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x क्यूब log x हो जाएगा कि नहीं? यहाँ dx भूल गए थे राइट करना, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा जी? अब बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, खंडशः। ठीक है, और 2 बार या 3 बार लगाना, 2 बार लगाना पड़ेगा ना, 2 बार लगाना पड़ेगा। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ? तो देखो 2 बार लगाना पड़े। देखो बेटा, अगर आप ये चाहते हो कि कभी समस्या ना आए, तो हमेशा जब भी आपको क्या लगाना पड़ जाए, बाई पार्ट्स रूल लगाना, तो इसको अलग से कुछ करके लिख लिया करो, अलग से आई करके लिख लिया करो। ठीक है ना, ऐसे अलग से आई करके लिख लिया करो, बाई पार्ट्स रूल लगा दिया करो। मान लीजिए रिपीट हुआ तो ना, अलग से अब इसकी वैल्यू, अब साथ में ये भी उतारते चलने का कोई मतलब तो है नहीं। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स रूल लगा दो, लगाओ ना। अब आप जान ही रहे हो मैं लेट करता नहीं हूँ, लेट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे ये x कौन है जानते हो? x हमेशा एल्जेब्रिक में आता है, और l का मतलब log होता ही है। तो वैसे भी बताया हूँ, log और इन्वर्स वाला हमेशा क्या माना जाता है? फर्स्ट माना जाता है, log वाला फर्स्ट माना जाता है। और उसके यहीं से डिसाइड करा करो, i का मतलब इन्वर्स है, l का मतलब log है, a में क्या आएगा? एल्जेब्रिक आएगा, x से रिलेटेड कोई भी पावर होगी, और t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस ये सब हो, और e फॉर इमली एक्सपोनेंशियल ना, e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x ही आता है। ये याद रखिएगा, गुरुजी लेट नहीं करते हैं, हो जाते हैं, यहीं से फर्स्ट सेकंड डिसाइड हो जाता है। चलो लगा दो, फर्स्ट सेकंड का क्या? अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का क्या? log x, सॉरी log x फर्स्ट है ना यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट कौन हो तुम? log x। फिर यार सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है? ये एक ही बार लगाना पड़ेगा ना? अच्छा है, तब तो ये x क्यूब का क्या होता है बताओ? डायरेक्ट लिखो, एक्सप्लेन ना करने लगो, एग्जामिनर जान जाएगा बहुत टैलेंट है तुम्हारे अंदर, कूट कूट के भरा है, पैदाइशी नहीं है।
गुरुजी अच्छा मतलब मास्टर मिल गए रहें तो और अंदर टैलेंट कोट कोट के भरे ना, डेली रच रच कूटत रहे। यहाँ पे कट जाएगा, अब यहाँ पे 1/4 निकल जाएगा, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का फिर से अपन 4, सी तो ऐड ना करना क्योंकि वहाँ ऑलरेडी है। तो ये देखो x की पावर 4/4 log x ना 1/16 x की पावर 4, ये वैल्यू यहाँ रख दो ना, आंसर हो जाएगा। बताओ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।